अरे अब बोलेगी भी? या मुंह में दही जमा लिया है तूने? नहीं मुट्ठी मैडम, मैं आप लोगों को अपने बंगले में लेकर नहीं जाएगी। क्यों? अरे लेकिन क्यों? हमें भी तो तेरे आलीशान से बंगले को देखने का सुख प्राप्त करने देना। अब क्या हुआ? डर गई क्या? कहीं तेरा ये झूठ पकड़ा ना जाए, इसीलिए। है ना? मैं किसी से नहीं डरती है, मैं दूसरों को डराती है। और मैं आप लोगों को वहां क्यों लेकर जाऊं? अरे आप लोग तो मेरे को रोज मिलते हो ना, तो फिर मैं आप सबको अलग से अपने बंगले पर बुलाकर खातिरदारी क्यों करूं? बात खातिरदारी की नहीं है चंपा, हमें बस तेरे घर आकर कुछ देर वक्त बिताना है। अब तू हमेशा अपने बंगले की बातें करती रहती है ना, इसीलिए हमें बहुत उत्सुकता होती है। जैसे बाकी सबके बंगले होते हैं, वैसे ही मेरा भी बंगला है। कोई अलग से हीरे मोती नहीं लगेले उस पर। चलो, अब मैं रसोई में काम करने जा रही है, वरना मेरे को फालतू में लेट हो जाएगा। मैं तो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा का काम नहीं करने वाली बाबा। देखा आरोही, बंगले पर ले जाने की बात पर कैसा पर्दा डाल दिया इसने। ये तो बड़ी ही चंट है, इसे कम समझने की भूल मत करना। अरे इसे तो अच्छे से पता है कि कब कहा और कैसे किसकी फिरकी लेनी चाहिए। हाँ माँ जी, इसके हाव भाव से तो मुझे भी अब वही लग रहा है। ऐसे ही एक दिन जब स्वर्णा एक जगह गई होती है, तभी वो चंपा को सुबह सुबह एक चौल से निकलकर बस में बैठते हुए देखती है। अरे ये क्या? ये चंपा चौल से कैसे निकली, जबकि ये तो बंगले में रहती है। आज तो मैं इससे इस सवाल का जवाब लेकर ही रहूंगी। आने दो इसे, फिर बाद में। जल्दी बोल चंपा, तू वहां से क्यों निकली, और वो भी इतनी सुबह सुबह? देख सच सच बता, तू हम सबको टोपी पहना रही है ना? और तू तो बस एक मामूली सी चौल में ही रहती है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे आप सभी मैडम लोग मेरा काय को भेजा फ्राई करेली हो? अरे आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास करने का है तो करो, वरना तेल लेने जाओ। क्या? हाँ तो और मैं क्या ही बोलूं? एक बार में आप लोगों को बोला हुआ कुछ समझ तो आता ही नहीं है। जबकि मैंने आप सबको ये बात 50 बार बोल के रखेली है कि मैं एक आलीशान से बंगले में रहती है, वो भी अकेली। लेकिन फिर भी आप सबको मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रेला है। अरे पर तू अगर बंगले में रहती है, तो आज मुझे तो चौल से निकलती हुए क्यों दिखाई दी? इतनी सुबह सुबह तू वहां क्या करने गई थी? क्योंकि वहां पर मेरी सहेली मोगरा रहती है। उस बेचारी मोगरा की तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से उसका बेवड़ा पति भी उसे परेशान करेला था। इसलिए मैं उसे वहां पर अच्छे से समझाने के लिए गई थी कि अगर मेरी मोगरा को उसने तकलीफ दी, तो मैं उसको रपारप मारेगी और पुलिस चौकी में भेज देगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, अब जल्दी से बोलो, आज खाने में क्या बनाने का है? मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। फटाफट खाना बनाकर आज मुझे जल्दी जाना है। वो आज शाम को मेरे बंगले पर मेरी सारी सहेलियां आने वाली हैं। दावत देने वाली हूँ मैं आज सबको। मस्त मच्छी फ्राई बनाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है चंपा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सबके मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता कि आखिरकार काम वाली चंपा का सच में बंगला है भी या नहीं। अरे माँ, चंपा कब आने वाली है? बाहर का बोरिंग खाना खाकर अब मेरा मन ही नहीं लग रहा। मुझे तो उसके हाथ का चटपटा खाना खाना है माँ। अरे बेटा, आज चंपा नहीं आएगी। मैडम गाँव जो गई है 3 दिनों के लिए, अब उसके आने के बाद ही सारे काम सही से हो पाएंगे। सच में, काम वाली ना हो तो कितनी दिक्कत होती है। अरे नंदा काकी, जल्दी से आइए और वो देखिए, चंपा मैडम गांव से आ गई है। क्या कह रही है तू स्वर्णा? रुक, अभी आई मैं। अरे माँ संभल कर। हे भगवान, ये मोहल्ले की सारी लेडीज भी पगला गई हैं। उससे मिलने के लिए ऐसे भाग रही हैं, जैसे कि मोहल्ले में कोई चंपा नहीं, बल्कि कोई सेलिब्रिटी आई है। नंदा और स्वर्णा दोनों बाहर आती हैं और चंपा को टैक्सी से उतरते हुए देखकर वो दोनों चौंक जाती हैं। क्या बात है चंपा, वैसे तो तू हर रोज पैदल या फिर बस से आती है, लेकिन आज तो तू इतनी महंगी टैक्सी से आई है। क्यों?
मैं टैक्सी से नहीं आ सकती क्या मैडम? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती है। मैं तो बस, अब मैं क्या ही बोलूं। मैंने सोचा पहले अपने बंगले में जाने से अच्छा आप सबके पास ही आ जाती हूँ। फिर आप सबके काम निपटा कर अपने घर पर आराम से जाऊंगी। वाह चंपा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे कैसी रही तेरी गांव की ट्रिप? बहुत ही अच्छी गई। मैंने तो ढेर सारे फोटोज भी खींचे ले हैं। आप लोगों को दिखाएगी बाद में। अब चलो, मुझे पहले वो चौबे निवास में जाना है, फिर आप लोगों के पास आती है। हाँ, वरना वो मोटी मैडम और छोटी मैडम मुझ पर बहुत चिल्लाएगी और सुबह सुबह मेरे मूड की बैंड बजा देगी। लेकिन मानना पड़ेगा, हाँ, अगर इसकी लाइफ सच में वैसी ही है जैसे कि ये हमें बताती है, फिर कितनी अच्छी लाइफ जीती है ये। ना किसी का दबाव, ना कोई खौफ, बस अपने मन की मालकिन है। मस्त बंगले में अकेली रहती है, मेहनत की कमाई का खाती है। और क्या चाहिए लाइफ में? और नहीं तो क्या, ना घर वालों की चिक चिक, ना कोई फालतू का टेंशन। लेकिन मुझे तो शक होता है कि अब भी दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। सो तो है काकी, क्योंकि उस दिन मैंने उस चौल में देखा था कि सारी काम वालियां उसी चौल में रहती हैं जहां से ये निकल रही थी। वो देखो, वो रही पिंकी। अरे ओ पिंकी, जरा इधर आना तो। हाँ बोलो ना मैडम, क्या हुआ? तू उसी चौल में रहती है ना जिसमें यहाँ पर आने वाली सारी काम वाली बाइयां रहती हैं? मेरा मतलब तू वो स्टेशन के पीछे वाली चौल में ही रहती है ना? हाँ मैडम, एकदम सही पकड़े हैं। मैं वही रहती है। लेकिन आप ये काय को पूछ रही हो? देख, हमें सच सच बताना, ये काम वाली चंपा उसी चौल में रहती है ना, या फिर वाकई में उसका कोई बड़ा बंगला है? अरे नहीं मैडम, चंपा उस चौल में नहीं रहती है। और सच बताओ तो मेरे को क्या, हम सारी काम वाली बाई की गैंग में किसी को भी नहीं पता ये कि वो चंपा कहाँ पर रहती है। वो तो बस बोल बच्चन है। मेरा बंगला है, मेरा बंगला है, बस एक ही चिराग आलापती रहती है। अब क्या सच और क्या झूठ, ये तो ऊपर वाले को ही पता है। ऐसे ही एक रोज चंपा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वो अपने बंगले में बैठी होती है। देख तो इंदु, कैसे महारानियों की तरह बैठी है ये अपने घर पर। और इसके घर का सोफा और फर्नीचर तो देख, ये तो हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ काकी, एकदम पुराने गांव की हवेलियों में जैसा रहता है ठीक वैसा ही है। एकदम रॉयल टाइप, कुछ भी। अरे मुझे तो ये फोटोज भी झूठी लग रही है। अरे क्या माजे आप भी, आप तो हमेशा यही कहती हो। लेकिन सच बताऊं तो हर गुजरते दिनों के साथ साथ मुझे चंपा की बात सच लगने लगी है। अब ये मत कहना कि ये फोटो उसने अपने किसी मालकिन के घर पर खींची होगी। हाँ तो वही किया होगा उसने। नहीं इंदु काकी, कोई भी मालकिन अपने घर पर आने वाली काम वाली बाई को इतने आराम से टांगे फैलाकर महारानी की तरह फोटो खिंचाने नहीं दे सकती। मैं भी आरोही की बातों से धीरे धीरे सहमत होने लगी हूँ। शायद सच में उसका कोई बंगला हो सकता है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें तो किसी डिटेक्टिव को हायर करना होगा, क्योंकि ये चंपा के बंगले की पहेली सुलझने की जगह पर और ज्यादा उलझती ही जा रही है, क्योंकि तुम सभी लोगों से उलझा रहे हो। अरे अगर तुम सब अपने दिमाग में इस बात को गांठ बांधकर फिट कर लोगे कि उसका कोई बंगला है ही नहीं और वो एक नंबर की झूठी लड़की है, तो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आएगा ही नहीं। और अब उसके बारे में सोचना बंद करो और जरा अपने काम धंधे पर ध्यान दो। उसका क्या है, वो तो तुम लोगों को येड़ा बनाकर अपनी जिंदगी में मस्त मजे से ऐश कर रही है। लेकिन तुम सभी लोग तो बेवकूफ की तरह दिन रात बस उसके ही बारे में बातें करती रहती हो। नंदा तो भी शांत बैठ जाती है, लेकिन स्वर्णा और आरोही वो दोनों शांत नहीं बैठती। ऐसे ही एक दिन, ला 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 ला, ला 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 ला। अरे ओ चंपा, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। क्या हुआ है? कहीं कोई मिल विल तो नहीं गया ना? अरे चट्टी मैडम, मुझे कौन मिलने वाला है, और मिलना भी नहीं चाहिए बाबा।
आदमी लोगों के चक्कर में पड़कर ही औरतों का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि आज के जमाने में भी 100 में से 99% आदमी तो एक नंबर के नालायक ही होते हैं। इसलिए मैं तो बस ऐसे ही खुश रह लेती हूँ। हमें तो हर एक पल में खुशी ढूंढनी चाहिए और नकारात्मक चीजों से दूर रहना चाहिए। फिर इस लाइफ में जीने का मजा आता है। बिल्कुल सही कहा तूने चंपा। वैसे तेरे बंगले का एड्रेस क्या है? अब तू तो हमें वहां पर बुलाने से रही, लेकिन कम से कम तू हमें उसका पता तो बता ही सकती है ना। लेकिन काई को? आपको वहां पर खाना खाने को आना है क्या? अरे नहीं बाबा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। माफ करना है छोटी मैडम, लेकिन मेरे बंगले का पता मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। बस मेरी 2-3 पक्की सहेलियां हैं, उन्हें ही पता है और वही उस बंगले में आ सकती है, और बाकी लोगों को मैं अपने बंगले में नहीं बुलाना चाहती। बाप रे, तू तो बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह एकदम प्राइवेट और वीआईपी लाइफ जीती है। वाह, कमाल है यार। हाँ तो दूसरों की नजर में नहीं, लेकिन खुद की नजर में तो मैं एक सेलिब्रिटी ही हूँ ना। और मेरी लाइफ मेरे लिए एकदम वीआईपी है, और मैं फालतू के लोगों को बुलाकर अपने बंगले की शांति भंग नहीं करना चाहती। फिर आरोही ये सारी बातें स्वर्णा को बताती है। यार बस बहुत हुआ, अब दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा, और हम उसके बंगले तक पहुंचकर ही रहेंगे आरोही, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये तू क्या कह रही है स्वर्णा? और हम ये सब कैसे करेंगे? उसने मुझे अपने बंगले का पता तो बताया भी नहीं है, तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जादू से? अरे उसमें इतना क्या मुश्किल है, हम उसका पीछा करेंगे। शाम में जब वो सारे घरों के काम निपटा कर अपने घर के लिए निकलती है, तभी हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। अरे वाह, ये तो एकदम मस्त आइडिया है। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब वो दोनों चंपा का पीछा करती है, और पीछा करते करते वो दोनों ये देखकर हैरान होती है कि चंपा असल में एक बंगले में घुस रही है। ओ तेरी, देख स्वर्णा, यार ये तो सच में एक बंगले में ही घुस गई है। इसका मतलब ये सच में एक बंगले में रहती है। और नहीं तो क्या। चल अंदर चलते हैं और देखते हैं, कहीं ये सच में असल में इसी का घर है, या फिर किसी और का, या फिर ये हमारा कोई भ्रम है, क्योंकि ये उसकी किसी मालकिन का भी तो घर हो सकता है, जहाँ पर वो काम करने आती हो। हाँ स्वर्णा, बिल्कुल सही कहा तूने। चल चलते हैं अंदर। फिर वो दोनों उस बंगले में जाती हैं, और उन्हें वहां पर देखकर चंपा एकदम हैरान रह जाती है। फिर वो दोनों उसे सारी बात बताते हैं कि वो वहां तक कैसे और क्यों पहुंचे हैं। क्या? हाँ चंपा, हमें माफ करना। हम जानते हैं कि हमने जो भी किया है वो सही नहीं है। ऐसे किसी का भी पीछा करते हुए उनके पर्सनल स्पेस में घुसना सरासर गलत है, लेकिन हम तो बस सच जानना चाहते थे। हाँ चंपा, अब जब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो हमें सारा सच बता दे कि क्या ये सच में तेरा ही बंगला है? आप दोनों को मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था मैडम, लेकिन अब जब आप दोनों यहाँ पर आ ही गई हो, तो देख लो, यही है मेरा बंगला, जिसके बारे में आप सबको यही लगा था कि मैं तो बस डींगे हाँक रही है। देखो, हर तरफ दीवार पर मेरी और मेरे परिवार वालों की तस्वीरें हैं। हर तरफ बस मेरा ही सामान है। वाह यार चंपा, तेरे इस बंगले के सामने तो हमारा घर कुछ भी नहीं है। लेकिन चंपा, एक बात बता, तूने कभी भी एक बात का सही से जवाब दिया ही नहीं कि अगर तू इतने बड़े घर में रहती है, तो यूं लोगों के घर में जाकर घर काम क्यों करती है तू? और तूने ये बंगला कैसे बनाया? मेरे पापा बहुत ही अमीर थे। हमारे पास बहुत सारे बंगले थे, लेकिन वो सारे कर्जे में डूब गए, और उस कर्जे को चुकाने के बाद सिर्फ यही चेक बंगला बचा था। इसीलिए उन्होंने टेंशन के मारे आत्महत्या कर ली। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी माँ ने ही मेरे को संभाला। वो कुछ भी जानती नहीं थी, इसीलिए उन्हें किसी ने काम ही नहीं दिया, और इसीलिए उन्हें घर काम करना पड़ा। फिर वही काम करते करते हम दोनों इसी बंगले में रहने लगी। मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, तो मुझे भी बाहर कोई काम कैसे देता भला?
और इसीलिए अब बड़े होकर भी मुझे यही काम करना पड़ रहा है। ओ गॉड, तेरी कहानी तो काफी इमोशनल है यार। हाँ मैडम, मैं तो बस 5 से 6 साल की थी जब माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। फिर उनके जाने के बाद से इस बंगले में मैं अकेली च रहती आई हूँ और अपनी मेहनत की कमाई से अकेली का खर्चा उठाती हूँ। घर काम करके मैं अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती हूँ। अब क्या ही बचा है मेरी जिंदगी में। बस मजे करो और खुशी से जियो। ना तो मुझे कुछ पाना है, ना ही मुझे कुछ खोना है। मैं तो बस अपने खुद के लिए जी रही हूँ और हर किसी को ऐसे ही जीना चाहिए। आई एम रियली सॉरी चंपा, हमने तेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोचा, जबकि तेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे इतना सारा दुख छुपा हुआ था। लव यू बहन, तेरे इस साहस को देखकर हमें भी तुझसे प्रेरणा मिल रही है। शुक्रिया मैडम। अब आप दोनों आ ही गई हो तो बैठ जाओ, मैं आप दोनों के लिए मस्त चाय नाश्ता बनाती हूँ। फिर वो तीनों मजे से चाय नाश्ता करते हुए गप्पे लड़ाती हैं और इस तरह अंत में बंगले के पीछे का राज खुल ही जाता है। ऐसे ही एक रोज, अरे इशिता बहू, हमें कल ही जाकर पड़ोस की शर्मिला के लिए कोई तोहफा खरीदना होगा। लेकिन क्यों माँ जी, उनका जन्मदिन है क्या? हाँ बहू, 50वां जन्मदिन है उसका। वो मेरी महंगी साड़ियाँ देखकर हमेशा उसकी बहुत तारीफ करती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जिस शोरूम से मैं साड़ियाँ लेती हूँ वही जाकर उसके लिए भी 2 से 3 साड़ियाँ खरीद लूँ। तुम क्या कहती हो? जी बिल्कुल माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ। अरे नहीं, अरे ये तो चंपा की आवाज है माँ जी। हाँ बहू, और वो ऊपर स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। चलिए माँ जी, हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। फिर वो दोनों जब ऊपर पहुंचती हैं, तभी चंपा को बेहोश देखकर वो हैरान रह जाती है। फिर कुछ देर बाद में, आई ला, आप दोनों ऐसे काहे को खड़े हो मैडम? क्या तुम भी चंपा? अरे तुम तो स्टोर रूम की सफाई कर रही थी ना, फिर अचानक से ऐसे चिल्ला क्यों पड़े तुम? और फिर जब हम दोनों ऊपर पहुंचे तब तुम वहां पर बेहोश पड़ी थी और इसीलिए हम तुम्हें मेरे कमरे में लेकर आ गए और तुम पर हमने पानी छिड़का और तब जाकर तुम फिर से होश में आई हो। बताओ चंपा, क्यों चिल्लाई थी तुम? आखिर क्या हुआ था? तुम्हारा बदन भी पूरा तप चुका है और पसीने भी छूट रहे हैं तुम्हें। अरे मैडम, वो मैं, अरे क्या तू भी चंपा, ये मैंने करने में ही सारा दिन बिता देगी क्या? अब आगे भी कुछ बोल। वो मैंने आज स्टोर रूम के बाहर एक आदमी को देखा। वो आदमी, और उस आदमी ने कुर्ता पहना था और वो मेरी तरफ मुंह करके खड़ा था और वो उसी बंद कमरे के बाहर खड़ा था जो आप लोग हमेशा बंद रखते हैं। ईशिता मैडम, मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है। मेरे को बचा लो बाबा। मेरे को पूरा शक है कि वो एक भूतिश था और आपके घर में भूत रहता है मैडम। वो बुढ़ा तिवारी काका बराबर बोल रहा था। माना कि वो बेवड़ा है, लेकिन ये बात उसने एकदम बराबर ही बोली थी। क्या? लगता है तू भी उस तिवारी की तरह पागल हो गई है, और कुछ नहीं। अरे दिन में ये सस्ते नशे करना बंद कर दे चंपा। अरे नहीं मैडम, मैंने कोई सस्ते नशे नहीं किए हैं। मेरे को सच में एक आदमी दिखा था और ये बात मेरे को अच्छी तरह से याद है। लेकिन चंपा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हारा वहम हो। नहीं मैडम, वो मेरा कोई वहम नहीं था। ये सब कुछ सच में ही हुआ है और मैं झूठ काहे को बोलेगी। अब आप ही सोचो ना, अब मैं इस भूतिया घर में काम नहीं करेगी। बस बहुत हो गया बाबा। मेरे को पैसे से बढ़कर मेरी जान है, और जान है तो जहान है रे बाबा। चलो मैं निकलती है। अरे अरे चंपा, अरे तू बोरा गई है क्या चंपा? ये क्या पागलपंती कर रही है तू? जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। जरा मेरी बात तो सुन। नहीं रे बाबा, मैं तो भाग रही है। मेरे को बख्श दो मैडम, किसी और की बलि चढ़ाओ।
पर मेरी नहीं। डर के मारे चंपा वहां से भाग जाती है। हे भगवान, ये चंपा तो भाग गई माजी। पता नहीं हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। सबके सब पागल हो गए हैं। खामखा उस बेचारे बंद कमरे को डरावना बनाकर रख दिया है, और कुछ नहीं। जाने दो, वो गई तो मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। काम वालियों की कोई कमी है क्या? अब चंपा की ये बातें सुनकर अब इशिता उस बंद कमरे के बारे में और भी सोचने लगती है। आज आकर सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, और वो है उस बंद कमरे का भूतिया होना। उस दिन तिवारी काका ने भी कहा था कि उन्हें वहां की खिड़की खुली दिखी और वहां पर एक आदमी भी खड़ा था। और आज चंपा ने भी कमरे के बाहर एक आदमी को देखा, जबकि वो कमरा हमेशा बंद ही रहता है। फिर मुझे भी अक्सर रातों में कितनी आवाजें आती हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये तुम क्या बातें कर रही हो इशिता? वो भी ऐसे अकेले अकेले? अरे क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दरअसल पार्थ वो... नहीं, मैं पार्थ को ये सब नहीं बताऊंगी। उसे ऑलरेडी काम का कितना टेंशन रहता है, और वो तो ये सब सुनकर यही कहेगा कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे इशिता, फोटो पर फेविकॉल लगा लिया है क्या? अब कुछ बोलोगी भी, या यूं ही चुप रहने का इरादा है? ऐसा कुछ भी नहीं है पार्थ, बस थोड़ी सी थकान हो गई थी और अभी आराम करने ही जा रही थी कि उतने में तुम आ गए। अच्छा, तो अभी तक कोई नई काम वाली मिली नहीं क्या? नहीं ना, शायद 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। काम वाली के ना होने के कारण सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और उसकी वजह से तो मुझे बहुत परेशानी होती है। ओह गॉड, तो जल्दी जल्दी ढूंढ लो ना काम वाली। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कोई बात नहीं पार्थ, बस कुछ ही दिनों की बात है। फिर नई काम वाली के आने पर मेरे फिर से आराम वाले दिन लौट आएंगे। और वैसे भी मुझे आराम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो। हाँ इशिता, वो तो है। फिर अगले दिन जब इशिता पड़ोस की सहेली मेघना से मिलती है, तभी अरे इशिता, मुझे तुझे एक और बात बतानी है। कल रात को मैं देर तक जाग रही थी, और तभी मैंने तेरे घर के फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे की लाइट चालू देखी। इसीलिए पूछ रही हूँ, तेरे घर पर कोई मेहमान आया है क्या? अरे नहीं तो मेघा, और उस कमरे की लाइट कैसे चालू रह सकती है? वहां पर तो कोई रहता भी नहीं, और हमारे घर तो कोई मेहमान भी नहीं आया है, तो फिर वहां की लाइट कैसे चालू रह सकती है? अरे मैंने अपने खुली आंखों से देखा है बहन, उस कमरे की लाइट चल रही थी, और शायद मैंने दूर से ठीक से नहीं देखा, पर अंदर कोई एक आदमी भी था, इसीलिए मुझे लगा कि कोई मेहमान वगैरह आया होगा। अब तूने तो मुझे कुछ ही दिन पहले कहा था कि वो कमरा बस मेहमानों के लिए ही रखा गया है, इसीलिए पूछा मैंने। बाप रे! अरे क्या हुआ इशिता, तू इतनी घबरा क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं मेघा, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बाद में। अरे इशिता बहू, चल, हमें बाजार से सामान खरीदने जाना है। सब्जियां और कुछ पदार्थ भी लेने हैं, जो मेरी रजनी को बहुत पसंद है। मतलब हमारे घर पर रजनी मौसी आ रही है? हाँ बहू, मेरी छोटी बहन रजनी आ रही है, वो भी 2 दिनों के लिए। अरे वाह माँ जी, ये तो वही बरेली वाली मौसी है ना, जिन्होंने मेरी शादी में बोली चुड़िया पर डांस किया था? हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझी तू। मेरी और 4 बहनें हैं, और उन सब में सबसे छोटी रजनी ही है। अच्छा, लेकिन माँ जी, अब जब हमारे घर पर रजनी मौसी आ रही है, तो उनके लिए ऊपर का कमरा ठीक करना होगा ना, और अब हमारे घर पर चंपा भी नहीं है, तो वहां की सारी साफ सफाई मुझे ही करनी होगी। चलिए, मुझे उस कमरे की चाबी दीजिए, फिर मैं उस कमरे को एकदम चमका दूंगी। नहीं, मैं तुझे उस कमरे की चाबी बिल्कुल नहीं दूंगी। लेकिन क्यों माँ जी? आप ही ने उस दिन कहा था ना कि उस कमरे में मेहमान आकर रहते हैं, और अब तो हमारे घर पर रजनी मौसी आ रही है।
तो वो 2 दिनों के लिए कहाँ पर रहेगी? वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। आपके कमरे में? लेकिन आपके कमरे में आपके साथ तो पापा जी सोते हैं ना, तो फिर मौसी जी वहां पर कैसे सो सकती है? अरे तेरे पापा जी अगले 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। गांव में उनका कोई काम है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, अब चल, ढेर सारी तैयारियां करनी है। और हमारे घर पर तो अब कोई काम वाली भी नहीं है, इसीलिए सारे काम हमें ही करने होंगे। अब मेरी बहन इतने सालों बाद मेरे घर पर रहने आ रही है, तो उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप एकदम बेफिक्र रहिए माँ जी। रजनी मौसी की खातिरदारी एकदम अच्छे से होगी, और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको। चलो, अच्छी बात है। माँ जी ने तो मुझे उस कमरे की चाबी ही नहीं दी, लेकिन अगर वो चाबी मुझे मिल जाती तो मैं पता लगा ही लेती। डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मुझे सच का भी पता लगाना है। और अब तो मेरे मन में उस बंद कमरे को लेकर शक और बढ़ रहा है। क्या वाकई में उस कमरे में कोई भूत रहता होगा? फिर 1 हफ्ते के बाद अचानक से ईशिता को रात के समय रसोई में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हे भगवान, ये आवाज तो रसोई में से आ रही है। पता नहीं माँ जी या पापा जी इतनी रात गए रसोई में क्या कर रहे होंगे, लेकिन मेरे होते हुए वो कोई काम कैसे कर सकते हैं? एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ वहां पर। फिर ईशिता रसोई की तरफ जाने लगती है, तो वो वहां से किसी को बाहर निकलकर अंधेरे में ही गायब होते हुए देखती है। और ये डरावना दृश्य देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। कौन था? वहां पर कोई था जो अभी अभी रसोई से निकला था। ये क्या? ये दूध का पतीला तो मैंने फ्रिज में रखा था, तो ये बाहर किसने रखा? फिर अगली सुबह, क्या रात में दूध का पतीला बाहर ही था? हाँ पार्थ, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सोने से पहले उस पतीले को फ्रिज में रखा था। हर रात में दूध को फ्रिज में ही रखकर सोती हूँ। भूल कर भी मैं ये गलती कभी नहीं कर सकती। और मैंने कल रात को रसोई में से किसी को बाहर निकलते हुए देखा, और वो जो कोई भी था वो अंधेरे में गायब हो गया। ये तुम क्या कह रही हो बहू? वो मैं ही था। क्या? हाँ बहू, मुझे रात में एसिडिटी हो रही थी, इसीलिए मैंने ठंडा दूध पी लिया। और तुमने मुझे ही देखा होगा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे ना? हाँ पापा जी, करीबन 1:30 ही बज रहे थे। हाँ, तो वो मैं ही था। वो बुढ़ा तिवारी और उस चंपा की बातें सुन सुनकर तू भी एकदम बोराने लगी है। अरे तू तो उन लोगों की तरह अनपढ़ गवार बिल्कुल नहीं है, और इतनी समझदार होकर भी इन सब फालतू बातों के बारे में सोचकर तू इतना क्यों परेशान हो रही है? ना जाने तेरा क्या होगा। सबके बार बार समझाने पर भी ईशिता को किसी पर यकीन ही नहीं होता। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। मुझे तो अब पूरा शक हो रहा है कि मेरे ससुराल में एक भूत रहता है। पता नहीं तेरा क्या होगा ईशिता। अरे जब प्रमोद भाई साहब ने तुझे कह दिया है कि रात के समय ठंडा दूध पीने के लिए वही उठे थे, तो तू और शक क्यों किए जा रही है? इस विषय को यहीं पर खत्म कर देना, और इस बात को निकाल दे अपने दिमाग से। जहां पर ध्यान नहीं देना चाहिए वहां पर इतना ध्यान क्यों देती है तू? बेवकूफ कहीं की। पर मैं सच कह रही हूँ माँ, आप तो मेरा विश्वास कीजिए। उस बंद कमरे के पीछे कुछ तो है, एक ऐसा राज जो वो लोग हम सबसे छुपा रहे हैं। अपनी ये बकवास बंद कर दे ईशिता, वरना मैं तुझे फोन में घुसकर मारूंगी। हे भगवान, मैं भी ना, डर के मारे मैंने जो बात माँ को नहीं बतानी थी वो भी बता दी। कोई मुझे समझता ही नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेली ही क्यों ना करूं, लेकिन मुझे सच तक पहुंचना ही होगा। अब रात के समय ईशिता सो ही नहीं पाती, और उसे हर वक्त बस डर ही लगने लगता है। अरे क्या हुआ है ईशिता? रात के 2 बज रहे हैं और तुम हो कि अब भी बस करवटें ही बदल रही हो। अरे सो जाओ ना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ पार्थ, मैं सो जाऊंगी।
तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो घर पर ही रहना होता है, तो मैं दिन भर कभी भी आराम कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें तो काम पर जाना होता है ना, इसीलिए तुम सो जाओ। तुम्हारी नींद पूरी होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है इशिता, मैं सो जाता हूँ, लेकिन तुम भी टाइम से सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। गुड नाइट। पर उस रात इतने सन्नाटे में भी इशिता को वापस उस कमरे में से टीवी की आवाजें सुनाई देती हैं। कैसे यही आवाज? नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ जी अपने कमरे में फोन पर सीरियल देख रही हो। मुझे तो इस वक्त सो ही जाना चाहिए, वरना इतना सोच सोच कर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। फिर अगले दिन जब इशिता छत की सफाई करने जाती है, तभी चंपा के डर कर भागने के कारण मोहल्ले की सारी कामवालियां काम करने के लिए मना कर रही हैं। ना जाने ये सारे काम मुझे ही कब तक करने पड़ेंगे। और ये क्या, ये आवाजें तो रात में आती हैं, लेकिन आज तो ये आवाजें दिन में भी आ रही हैं। लेकिन आज हमारे घर पर तो कोई भी नहीं है, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? फिर जब इशिता घर के अंदर आती है, तभी वो एक बूढ़े आदमी को रसोई से बाहर जाते हुए देखती है और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या, ये तो दादाजी हैं। मैंने इनकी फोटो देखी थी। अरे, ये कहाँ पर चले गए? अभी अभी तो यहीं पर थे ये। इशिता हर जगह देखती है, लेकिन वो उसे वापस दिखाई नहीं देते। डर के मारे अब इशिता की सांसें और भी तेज होने लगती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में दादाजी का भूत घूम रहा है। नहीं। अब इशिता बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद गीतांजलि और प्रमोद भी घर आते हैं और वो इशिता को बेहोश देखकर हैरान रह जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू होश में आ गई। मैं तो डर ही गई थी तुझे देखकर। माँ जी, वो माँ जी, दादाजी, दादाजी की आत्मा घर में भटक रही है। मैंने दादाजी को देखा। क्या? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और पापा जी, तिवारी काका और मेघा ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। उस बंद कमरे में दादाजी की आत्मा ही रह रही है। प्लीज मेरी बातों का यकीन कीजिए पापा जी। ये तो क्या बोल रही है इशिता? अरे उन सब ने तो बस तेरे कान भरे हैं, और हम तो इतने दिनों से इसी घर में रह रहे हैं। तो फिर पापा जी का भूत सिर्फ तुम्हें ही कैसे दिखा? हमें भी दिखने चाहिए थे ना वो। हाँ बहू, तुम बेवजह दूसरों की फालतू बातें सुनकर अपने मन में अजीबोगरीब ख्याल मत लाओ। ये सब असल में कुछ भी नहीं है, और ये भूत वूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। नहीं पापा जी, ये बस कहने वाली बातें हैं, लेकिन भूत सच में होते हैं। अगर किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो लोग भूत बनकर भटकते रहते हैं। हे भगवान, तू भी ना इशिता। अरे पापा जी की मौत घर पर नहीं हुई थी, तो वो यहाँ पर कैसे भटक सकते हैं? नहीं माँ जी, जब से मैं यहाँ पर रहने आई हूँ, तब से मुझे उस बंद कमरे में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर लग रही थी। कभी कभी तो आवाजें भी आती थी। इसलिए मैं कह रही हूँ माँ जी, एक काम कीजिए, आप मुझे उस बंद कमरे में लेकर चलिए, तो तभी जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे पर ठीक है बहू, अगर तुझे उस कमरे में जाना है तो तू वहां पर जा सकती है, पर उससे पहले तू दवाई खा ले। देख, बेहोशी के कारण बदन कांप रहा है तेरा, और कितनी कमजोर लग रही है तू। जाओ गीतांजलि, दवाई और दूध लेकर आओ, और वो लेने के बाद ही मैं तुम्हें उस कमरे में लेकर जाऊंगा। नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बस आप मुझे उस कमरे में फौरन लेकर चलिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं बहू, पहले तुम्हें दवाई खानी होगी, और फिर उसके बाद तुम्हें आराम करना होगा। प्रमोद जी, आप इसके पास ही रुकिए, तब तक मैं इसके लिए दवाई और दूध लेकर आती हूँ। फिर कुछ देर आराम करने के बाद आखिरकार प्रमोद इशिता को ऊपर के कमरे में लेकर ही जाता है। लो, देख लो इस कमरे को, पूरा कमरा खाली पड़ा है और सारा का सारा सामान वैसा ही है।
हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन पापा जी, बंद कमरे में अक्सर एक अलग ही स्मेल आती है। तो वो स्मेल क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये गेस्ट हाउस है, स्टोर रूम नहीं। और हर 2 महीने के बाद हम लोग इस कमरे की अच्छे से सफाई करते हैं, इसीलिए यहाँ से कोई स्मेल नहीं आ रही। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी ईशिता के मन से दादाजी का ख्याल जाता ही नहीं और उसे अब डरावने सपने भी आने लगते हैं। ओफो ईशिता, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? तुमने तो मुझे जला हुआ पराठा दे दिया। ओह नो, माफ करना पार्थ। मैं अभी तुम्हारे लिए एक नया पराठा बनाकर लाती हूँ। बस 2 मिनट दे दो मुझे। अरे ध्यान कहाँ पर है तेरा बहू? अब तो तुझे ऊपर का कमरा भी खोल कर दिखा दिया, और इतना सब करने के बावजूद भी तू अभी तक उसी सोच में पड़ी है। अरे वो बस तेरा वहम होगा और कुछ नहीं। हाँ बहू, अगर इतना सोचोगी तो तुम पागल हो जाओगी। नहीं पापा जी, मुझे अब भी उस कमरे के डरावने सपने आ रहे हैं। आप लोग मेरा विश्वास करो या ना करो, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि दादाजी की आत्मा भटक रही है वहां पर। हमें किसी विद्वान पंडित जी से बात करनी चाहिए। शायद अब वही कुछ कर पाए। प्लीज माँ जी, पापा जी, मैं पागल नहीं हूँ, सच कह रही हूँ मैं। क्या तुम भी ईशिता? अरे कितना सोचती हो। ठीक है बहू, अगर ये करने के बाद ही तेरे मन की शांति होगी तो यही सही। मैं अभी पंडित जी से बात करती हूँ। शुक्रिया माँ जी। फिर गीतांजलि पंडित जी को बुलाती हैं और घर में हवन रखा जाता है। हो ना हो, कोई तो अधूरी ख्वाहिश जरूर है, जो पूरी होने पर ही तेरे दादा ससुर की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। अधूरी ख्वाहिश? हाँ, एक ऐसी ख्वाहिश जो उन्होंने अपने आखिरी दिनों में की थी, जिनके लिए उनकी आत्मा मरने के कुछ दिन पहले काफी तड़पी हो। लेकिन दादाजी की अधूरी ख्वाहिश क्या हो सकती है? नहीं पंडित जी, पापा जी की तो ऐसी कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं थी। नहीं प्रमोद जी, पापा जी की अधूरी ख्वाहिश थी। पंडित जी, मेरे ससुर जी खाने के बड़े शौकीन थे और उन्हें खास तौर पर मीठा खाना बहुत पसंद था। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। लेकिन पापा जी के डायबिटीज के कारण डॉक्टर उन्हें मीठा खाने से मना करते थे, और वो बेचारे तो बहुत परहेज करके खाते थे। कहते थे कि काश मीठा खाना खा लेता मैं, लेकिन उनकी डायबिटीज इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर ने कहा था उन्हें कि एक मीठा लड्डू उनके लिए एक बोतल जहर के बराबर हो सकता है। अपने आखिर के दिनों में उन्होंने ढेर सारे मीठे पकवान खाने की इच्छा व्यक्त की थी। तो कल शाम सूर्यास्त के पहले उनकी तस्वीर के आगे सारे मीठे पकवान तैयार करके रख दो, और फिर देखो, उनकी आत्मा को मुक्ति जरूर मिल जाएगी और वो आप लोगों को घर में दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है पंडित जी, मैं खुद ही अपने हाथों से ढेर सारे मीठे पकवान बनाऊंगी। माँ जी, आप मुझे लिस्ट बनाकर दे देना कि उन्हें मीठे में क्या क्या पसंद था। ठीक है बेटा, दे दूंगी मैं तुझे लिस्ट। फिर अगले दिन ईशिता सारे मीठे पकवान बनाकर दादाजी के फोटो के सामने रख देती है और उस रात को कई दिनों के बाद ईशिता सुकून से सो पाती है। अरे वाह ईशिता, आज जितने दिनों बाद तुम्हारा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। हाँ पार्थ, अब मैं टेंशन फ्री जो हो गई हूँ। अब दादाजी की आत्मा ने कल रात को वो सारे पकवान खा लिए होंगे और उनकी आत्मा को शांति भी मिल चुकी होगी, इसीलिए अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। चलो ना, इसी बात पर हम आज शाम को कैंडल लाइट डिनर करने जाते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ से हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। अरे नहीं ईशिता, आज मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है, लेकिन कोई बात नहीं ना, हम किसी और दिन चले जाएंगे। तुम्हारे ऑफिस की तो, अरे आज हाफ डे ले लो ना प्लीज पार्थ, मुझे घूमने जाने का बड़ा मन कर रहा है। ऊपर से ये मौसम भी कितना सुहाना, मस्ताना और आशिकाना हो चुका है। लेकिन एक तुम हो जो ऐसे मौसम में भी तुम्हें काम करना है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारी इस खुशी को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है,
तो इसी बात पर मैं हाफ डे जरूर ले सकता हूँ। बॉस को तो मैं हैंडल कर लूंगा। और रही बात काम की, तो बचा हुआ काम मैं किसी और दिन कर लूंगा। थैंक यू सो मच पार्थ। लव यू। लव यू टू ईशिता। फिर ईशिता और पार्थ शाम होने पर डिनर पर जाते हैं और कुछ दिन सब सही चलता है। लेकिन अचानक से एक रात, जब ईशिता अपना फोन देर रात तक इस्तेमाल कर रही होती है, तभी उसे किसी की कदमों की आहट महसूस होती है और उसे सुनकर वो झट से हॉल में आ जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी यहाँ पर कोई आकर बैठा था और मेरे आने की आहट से वो झट से भाग गया। अरे मैं थी यहाँ पर। माँ जी, आपने तो मुझे डरा दिया। तू भी ना ईशिता, इसीलिए कहती हूँ मैं, रात में थोड़ा कम जागा कर। सॉरी माँ जी, वो आज मैं जरा दिन में सो गई थी ना, इसलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इसीलिए मैं अपने फोन में यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी। चल कोई बात नहीं। लेकिन माँ जी, इतनी रात गए आप यहाँ पर क्या कर रही थी? वो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं भी जरा घर की घर में ही टहल रही थी, ताकि टहल टहल कर थक जाऊं और उससे मुझे नींद आ जाए। अच्छा। लेकिन गीतांजलि के कमरे में जाते ही ईशिता को पर्दे के पीछे से किसी का साया भागते हुए दिखाई देता है। वो कौन था वहां पर? साड़ी दिखी, कहीं घर में कोई चोरनी तो नहीं घुस गई? फिर ईशिता उस साए की दिशा में पीछा करती है और उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता और फिर वो उसके बाद सो जाती है। फिर 2 दिनों के बाद, ओ नो, मुझे ये सारे पुराने कपड़े पैक करके आश्रम भेजने हैं, लेकिन खाली बक्से तो स्टोर रूम में रखे हैं। एक काम करती हूँ, आज जाकर उन्हें लेकर ही आती हूँ। फिर जब ईशिता ऊपर जाती है, तभी वहां बंद कमरे के बाहर अपनी दादी सास को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी जी। हमेशा की तरह इस बार भी ईशिता बेहोश हो जाती है। फिर बाद में होश आने पर वो सबको अपने इर्द गिर्द पाती है। ये तुमने क्या नौटंकी लगा के रखी है ईशिता? कभी कहती हो कि दादाजी की आत्मा दिखाई देती है और अब कह रही हो कि दादी जी की आत्मा देखी तुमने। वही तो। अरे ये सारा नाटक क्यों कर रही है तू? और ये सब करके तुझे क्या मिलता है? नहीं माँ जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही। मैंने हकीकत में दादी जी को देखा और वो स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी और फिर उन्हें देखकर मैं बेहोश हो गई। और माँ जी, मुझे तो अब ये लगता है कि दादाजी के साथ साथ दादी जी की भी आत्मा भटक रही है। दादाजी की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन अब शायद दादी जी की आत्मा तड़प रही है। हे भगवान, उठा ले मुझे। ये सब क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। देखो बहू, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अरे बंद करो ये सब और सुकून से रहने दो हम सबको। मैं भी यही चाहती हूँ पापा जी, कि हम सब इस घर में सुकून से रहें। देखिए, मैं ऐसे भूतिया ससुराल में नहीं रहना चाहती और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जैसे दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिली थी, ठीक उसी तरह दादी जी की भी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उनकी भी कोई ना कोई अधूरी ख्वाहिश जरूर होगी। प्लीज मेरा कहना मानिए, वरना मेरा इस घर में रहना और मुश्किल हो जाएगा। पर बहू। नहीं माँ जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं पहले इन सब पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी और आज ये सब हकीकत में देखकर मैं खुद हैरान हो गई हूँ। प्लीज माँ जी, मुझे दादी जी की अधूरी ख्वाहिश बता दीजिए। मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, वरना वो भी दादाजी की तरह इस घर में भटकती रहेगी। माँ की तो बस एक ही अधूरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को हर तरह से सुखी रख सके। बच्चे? लेकिन माँ जी और पापा जी की तो बस एक ही संतान थी और वो तो आप हो, और आप तो एकदम सुखी हो। नहीं बहू, मैं मोहल्ले के कुत्ते और बिल्लियों की बात कर रहा हूँ। माँ को उन मासूम जानवरों से बहुत प्यार था और उनके जाने के बाद उन सब का हाल बेहाल हुआ होगा। तो फिर ठीक है पापा जी, अब मैं मोहल्ले के सारे जानवरों का ख्याल रखूंगी। उन्हें किसी तरह की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी।
फिर देखना, दादी जी खुश हो जाएगी और उनकी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। जरूर उनकी आत्मा उन बेचारे जानवरों में ही अटकी होगी और इसीलिए वो इतना भटक रही होंगी। लेकिन ये अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के बावजूद भी ईशिता को दादा दादी दिखना बंद नहीं होते, जिस कारण वो और ज्यादा घबरा जाती है। अब तो इतना सब कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे बंद कमरे के आसपास दादा दादी क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे माची से उन दोनों की मौत की तारीख पता लगानी होगी। हो सकता है कि वो जिस दिन मरे थे उस दिन कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें उनकी जान बसी हो। फिर मैं पंडित जी से खुद ही बात करूंगी और इस बात का पता लगाऊंगी। गीतांजलि से पूछने के बाद ईशिता पंडित जी के पास जाती है। देखो ईशिता, वो दोनों उस कमरे के आसपास इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो दोनों उसी कमरे में रहते थे और जितना मैं देख पा रहा हूँ, मेरे लिए भी ये अनुमान लगाना कठिन होता जा रहा है कि आखिर उन दोनों की आखिरी इच्छा क्या हो सकती है। आखिर किसमें अटकी है उनकी जान? ये संसार आखिर वो क्यों नहीं छोड़ रहे? हे भगवान, अब तो पंडित जी भी कुछ नहीं बता पा रहे। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने घर वालों का और दिमाग खाया तो वो लोग मुझे घर के बाहर ही निकाल देंगे या फिर सीधे पागल खाने में भेज देंगे। नहीं नहीं, अब एक ही रास्ता है, खुद ही दादी जी की आत्मा से मिलकर उन्हीं से पूछने का कि आखिर उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। मैं तो उनकी पोता बहू हूँ, तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। इस तरह से हिम्मत जुटाकर आखिरकार रात में ईशिता रसोई से आ रही आवाज के चलते वहां पहुंच जाती है और सामने दादी जी को देखकर वो हैरान रह जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हूँ लोक उजागर। दादी जी, प्लीज मुझे मत मारना दादी जी, मैं तो बस ये आपसे कुछ पूछने आई हूँ। और ये क्या, आप तो मुझे इंसान जैसी लग रही हो। आप तो इंसान ही हो दादी जी। अब जब तू सामने आ ही गई है तो बता देती हूँ कि हाँ, असल में मैं एक इंसान ही हूँ। मैं और तेरे दादाजी ऊपर के बंद कमरे में रहते हैं। क्या? ईशिता की आवाज सुनकर गीतांजलि और प्रमोद भी वहां पर आ जाते हैं। हे भगवान, मैंने आपको कहा था ना माँ जी कि आप जरा सावधानी बरतिए। अब देखिए, सारा राज इसके सामने आ गया। आखिर आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा कर क्यों रखा माँ जी? ये सब करने की क्या जरूरत थी? माफ कर दे बहू, लेकिन ये सब करने के पीछे हमारी भी मजबूरी थी। हाँ बेटी, अपने सास ससुर को मत कोस। अरे ये सब तो तेरे दादाजी और मेरी ही चाल थी। हम हमारे बच्चों को इस तरह आम जिंदगी जीते हुए देखकर नाखुश थे और हम चाहते थे कि हमारा भी एक बड़ा घर हो और सब कुछ अच्छा हो। इसीलिए हमने मरने का नाटक रचा ताकि जैसे हमने पॉलिसीज बनाई थी उस हिसाब से हमारे बच्चों को ढेर सारा पैसा मिले और हम लोग अमीर बन जाए। क्या? हाँ बेटा, तेरे आने से पहले हम दोनों इस घर में खुलेआम रहते थे, लेकिन तेरे आने के बाद में हम दोनों ने ऊपर के कमरे में बंद रहने का फैसला लिया। तू भले ही इस घर की बहू है, लेकिन कब किसे तेरे जरिए से सच का पता चल जाए, इसके डर से हमने उस कमरे में ही रहना सही समझा। इसका मतलब वो पार्थ का उस भुट्टे की थैली में दवाइयाँ लाना, जीतू अंकल का पापा जी को कहना कि तू क्या कांड करके अमीर बना है मैं अच्छे से जानता हूँ, और ऊपर के कमरे से कभी कभी सामान की तो कभी टीवी की आवाजें आना और दादाजी का रसोई में दिखना, ये सब इसी के कारण था। हाँ बेटा, उस दिन जब तूने कमरे को खोलने की जिद की तब हमने फौरन आधे घंटे में माँ जी और पापा जी को अलग कमरे में शिफ्ट किया और वो कमरा साफ करके तुझे दिखा दिया ताकि तेरा शक कम हो जाए। हमें माफ कर दो बहू, तुझे यही लग रहा होगा कि हमने तुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस असल में सुखी जीवन जीना चाहते थे। माँ पापा तो रात भर जागते थे और दिन भर सोया करते थे और इसीलिए तुम्हें रात में इतनी आवाजें आती थी। लेकिन उन दोनों को कमरे में बंद करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना
कि उन्हें वहां पर कितनी घुटन महसूस हो सकती है। अरे नहीं बेटा, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये हमारा ही फैसला था। अरे ये लोग तो छोटे से घर में रहने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। और बेटा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, अपने ससुराल का ये राज तो किसी को भी मत बता। जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे, नहीं तो खामखा सब कुछ बिगड़ जाएगा। माना कि हमने गलत किया है, लेकिन इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई बात नहीं दादी जी, और आप माफी मत मांगिए। अब ये मेरा ही परिवार है और मैं अपने परिवार की इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। इसीलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन बस एक शर्त पर, कि आप दोनों इस घर में खुली सांस लेकर रहोगे और कभी कभार हम सब घूमने भी जाया करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। और इस तरह अंत में इशिता उसके ससुराल वालों का साथ देती है और वो सभी लोग साथ में खुशी से रहने लगते हैं।